नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक महत्वपूर्ण सीरीज, जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण पर्सन और उसके आंसर के समझते हुए चल रहे हैं साथ साथ में, ताकि आपको उसके आंसर साथ में ही याद हो जाए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और ये पर्सन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले दो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके विज्ञान का पहला और दूसरा चैप्टर। आज अपन बात करेंगे विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो चैप्टर है आपका राजस्थान बोर्ड के हिसाब से बात करें तो 4 नंबर का है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन, एक अति लघुतरात्मक और एक 2 नंबर का पर्सन लघुतरात्मक आने वाला है। तो कौन कौन से इस चैप्टर में महत्वपूर्ण पर्सन है और उसके आंसर्स क्या है, उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर में पूरे में से पूरे अंक लेना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर साथ में ही याद हो जाए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हमारे जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन हैं, यानी जो हम एबीसीडी वाले पर्सन जिसको कहते हैं, उसके आंसर्स विद पर्सन क्या क्या हैं, पर्सन के साथ आंसर भी देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला पर्सन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वस्तुनिष्ठ टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का। खाद्य पदार्थों में डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? जल्दी से देखिएगा। क्या टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है इसलिए? टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है? या फिर हम बात करें जो टिन है, यहां पर देखिएगा, जो टिन है वो क्या होता है, टिन की अपेक्षा जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है? चारों में से कौन सा ऑप्शन है? आपको क्या लगता है, जल्दी से बताइएगा। तो हम यहां पर बात करें तो इसका जो आंसर है वो है टिन की अपेक्षा जो जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए वहां पर क्या की जाती है, टिन की उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है, क्योंकि जिंक जल्दी से दूसरे से अभिक्रिया कर लेता है, टिन नहीं करता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु की बात कर रहे हैं यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा है मरकरी और चौथा है जिंक। तो यहां पर देखिएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है ब्रोमीन। ब्रोमीन होता तो द्रव अवस्था में, लेकिन धातु नहीं होता है, अधातु होता है। तो यहां पर हमारा जो है वो पारा या मरकरी अगर लिखा हुआ है तो वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कौन सी धातु कहते हैं? जब धातु के ऊपर हम किसी कठोर धातु से उसके ऊपर चोट मारते हैं तो वो आवाज उत्पन्न करती है, उसका कारण क्या है? उसको ध्वनिक कहते हैं, आघातवर्धक कहते हैं, तन्य कहते हैं या सुचालक। तो यहां पर देखिएगा, जो ध्वनि उत्पन्न करती है तो वो ध्वनिक होती है। ठीक है, आवाज उत्पन्न करती है, आवाज का मतलब ध्वनि, तो ध्वनि। आघातवर्धक का मतलब होता है पीट पीट कर चद्दर बनाना। आपसे पूछे कौन सी धातु को, यानी पीट पीट कर चद्दर बनाना कौन सा गुण है? आघातवर्धक। और यानी उसको खींच कर तार बनाना उसका तन्य का गुण होता है। सुचालक मतलब जो विद्युत की अच्छी चालक होती है। कौन सी धातु को हथेली पर रखते ही पिघलने लग जाती है? हथेली पर रखते ही पिघलने लग जाती है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या फिर गैलियम। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन है, आपके हिसाब से जल्दी से बताइएगा, नहीं तो यहां पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम होते हैं, ये मुलायम धातु होती है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। ये कौन सी धातु होती है? चाकू से काटा जा सकता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है, आपके ऑप्शन जो है उसी को ही साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि इस तरह का कोई अन्य भी पर्सन आपसे बने तो आप उसको आसानी से कर पाए। अगला पर्सन है महत्वपूर्ण पर्सन, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? अधातु होते हुए भी, वैसे धातुएं तो लगभग सारी सुचालक होती है, कुछ एक धातुओं को छोड़ दे, लेकिन धातु जो है वो अधातु कौन सी है जो विद्युत की चालक है? ब्रोमीन है, ग्रेफाइट है, हीरा है या फिर सल्फर है? तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर? ग्रेफाइट, जो कार्बन है का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, जो एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? सुचालक। कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? उष्मा की बात करें या फिर हम बात करें विद्युत धारा की, सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तांबा है, सोना है, चांदी है या फिर एल्यूमिनियम? तो सबसे अच्छी चालक होती है वो होती है चांदी। दूसरे नंबर पे आता है तांबा। ठीक है, सबसे अच्छी कौन सी? चांदी। दूसरे नंबर पे आता है तांबा। तो यहां पर हमारे ऑप्शन में पूछे, देखो तांबा भी दिया हुआ है, चांदी, तो सबसे अच्छी तो चांदी होती है। अगला प्रश्न, इनमें में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? फिर से देखिएगा, हम अभी पीछे क्लियर करके हैं। तो हमारा देखो, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, लिथियम होगा या उपयुक्त सभी। तो हम यहां पर डिस्कस करके आएंगे, तीनों ही धातुएं मुलायम होती है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी सभी धातुएं जो है कौन सी, ये जो ऑप्शन में दे रखा है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, उपयुक्त सभी मतलब ये सभी, हाँ तीनों, ये सभी आसानी से काटा जा सकता है। लोहे के
जो फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति? अब लोहे को बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाना है, क्या ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगाकर, या फिर जिंक की परत चढ़ाकर, या उपयुक्त सभी? तीनों ही ऑप्शन कर सकते हैं। ग्रीस लगाकर भी, उसके ऊपर पेंट करके भी आप उसको कलर कर दो तब भी जंग नहीं लगेगा, उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दो यानी यसद लेपन जिसको कहते हैं वो कर दो, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातुओं का है? तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ते से बना होता है। पीतल किससे बना होता है? तांबे और जस्ते से। पीतल जो मिश्र धातु है, पीतल एक क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जो या दो से अधिक, जिसमें कम से कम क्या होती है? दो धातुएं या एक धातु और एक अधातु हो सकती है, उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बनाते हैं। हमारे घरों में जो पीतल के बर्तन होते हैं वो तांबे और जस्ते से मिलाकर बने जाते हैं। अगला 10वां ऑब्जेक्टिव पर्सन है, शुद्ध सोना जो होता है वो क्या होता है? शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट या फिर 28 कैरेट? तो सबसे शुद्ध जो सोना होता है वो होता है 24 कैरेट का। ठीक है, 22 का मतलब होता है, टोटल तो 24 होगा, 22 का मतलब 22 तो शुद्ध है, लेकिन दो क्या है उसके अंदर? दो भाग अशुद्धियों के हैं। 22 भाग शुद्ध है, 2 भाग अशुद्ध। 20 का मतलब होता है 20 भाग तो क्या है? सोना है, 4 भाग क्या है? अशुद्धियां हैं। 28 होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप इसका क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अति लघुतरात्मक प्रश्न, वन लाइनर, जिसको 1 नंबर के प्रश्न हम कहते हैं, वो है। तो इसमें सबसे पहला है, किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। तो मिश्र धातुएं हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 नाम, जैसे हमने बहुत सारे देखे हैं वैसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम अभी देखे हैं पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है, तांबे और जस्ते से बना हुआ। दूसरा हम लिख सकते हैं कांसा, कांसे के बर्तन होते हैं, वो हो गया। तीसरा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सोल्डर, सोल्डिंग जो वायर आती है करने की। चौथा आप स्टील भी लिख सकते हैं, स्टील। ये सारी मिश्र धातु हैं, आप कोई सा भी 2 याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 लिखने हैं तो 2 आप लिख दीजिए। सोने तथा प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम, जो सोने और प्लेटिनियम को गला देता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? 2 अम्लों से बनकर मिलता है, जो होता है, एक तो हमारा अम्ल होता है HCl अम्ल, और दूसरा क्या होता है? HNO3 अम्ल। इसको HCl 3 भाग होते हैं और HNO3 1 भाग मिलाकर बनाया जाता है एक्वा रेजिया। ठीक है, 3:1 में HCl और HNO3। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पाई जाती है यहां पर लिखेंगे, ठीक है, पी जाती है नहीं, पाई जाती है। तो यहां पर 2 ऐसी धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहला हम लिख सकते हैं सोना, दूसरा हम लिख सकते हैं चांदी। सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो लगभग मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब शुद्ध रूप में ही पाई जाती है। छोटी मोटी अशुद्धियां होती है वो हम नॉर्मली हम इसको अलग कर लेते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं। ये अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वो खनिज जिससे हमें क्या होती है? कोई विशेष धातु प्राप्त होती है। वह खनिज जिससे कोई विशेष धातु क्या होती है? विशेष धातु प्राप्त होती है। और जिसे निकालना, यहीं पर लिख देते हैं, लाभकारी हो, उसे अयस्क कहते हैं। जिसे निकालना लाभकारी हो, यानी खनिज ही होता है। खनिज किसे कहते हैं? वो चीज जो हम जमीन से खोद कर निकालते हैं, जमीन से, पृथ्वी से खोद कर जो निकाली जाती है वो क्या है? खनिज है। और ऐसा खनिज जिससे कोई विशेष धातु निकलती हो और उसे निकालना भी लाभकारी हो। ऐसा नहीं है कि निकालना बहुत महंगा पड़ जाए तो हम उसको नहीं निकालेंगे। तो जो ऐसा खनिज जिससे क्या है? कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में प्राप्त हो और उसका निकालना भी लाभकारी हो, यानी ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? हमने यहाँ पर एक प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सोडियम होता है वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ये जल्दी से हवा में खुला रखने पर ये क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। आप पूरा आंसर लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूं, सोडियम
अत्यधिक अभिक्रियाशील ठीक है, पूरा लिखेंगे आप। सोडियम क्या होता है? अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसे यह हवा में खुला रखने पर भी क्या होता है? यह हवा में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम जो होता है बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसे खुला हवा में खुला रखने पर ही आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में आते हैं हमारे जो लघुतरात्मक दो नंबर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण है इसके अंदर, तो वो हम देखते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ठीक है, और दो उभयधर्मी ऑक्साइड के आपको उदाहरण लिखने हैं। बहुत ही सिंपल सा। उभयधर्मी, उभय का मतलब क्या होता है? कॉमन। ऐसे धातु ऑक्साइड, यहां पर देखो धातु उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्साइड से मतलब है धातु ऑक्साइड से, यहां पर ठीक है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर ले, क्षार से भी अभिक्रिया कर ले, बनाएगा क्या? लवण और जल बनाता है। ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे हम बात करें जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेगा, बनाएगा क्या? लवण और जल। ऐसा ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये भी अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा और क्षारक से भी अभिक्रिया कर लेगा, बनाएगा क्या? लवण और जल। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं और जल और लवण बनाते हैं, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरह से तैयार करना है, किसी भी तरह से प्रश्न पूछे आपको उसका आंसर एकदम सटीक तरीके से लिखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भर्जन तथा निस्तापन को उदाहरण सहित समझाइए। ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अंतर पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिएगा, ये दोनों क्या है? धातु शुद्धिकरण की दो प्रक्रिया है हमारे पास। पहले हम बात करते हैं किसकी? भर्जन की। पहली विधि है हमारी भर्जन। भर्जन को समझते हैं। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। भर्जन किसके लिए लगता है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में यानी धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जन किसके लिए लगता है? यानी सल्फाइड अयस्कों का मतलब होता है कोई हमें धातु जो हमने खनिज खोद कर निकाला है, उसके अंदर धातु है, साथ में सल्फाइड की अशुद्धि है, सल्फाइड की अशुद्धि उसके साथ जुड़ी हुई है, उसको अब अलग करना है, तो हम भर्जन विधि काम में लेंगे। यानी सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर वे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी धातु ऑक्साइड बन जाएंगे। अब उससे धातु ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त करना हमारे लिए आसान होता है। जैसे हमने यहां पर देखा, जिंक के साथ यहां पर सल्फर जुड़ा हुआ है, तो ये जिंक सल्फाइड हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में इसको कर रहे हैं, तो O2। ठीक है, यहां क्या बना? ZNO यानी जिंक ऑक्साइड, तो ये धातु ऑक्साइड बन गया, और साथ में हमारी जो गैस है वो निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया। तो इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। इसी तरह बात करें निस्तापन की, ये है निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं? ये कार्बोनेट अयस्कों के लिए। भर्जन जो होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए, निस्तापन जो होता है कार्बोनेट अयस्कों के लिए। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु की उपस्थिति में, देखो अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है। सीमित वायु कह दो या वायु की अनुपस्थिति कह दो, अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर ये भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे हम प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन। जैसे हमने यहाँ पर क्या है? जिंक के साथ कार्बोनेट, जिसमें CO3 जुड़ा होगा, इसका मतलब कार्बोनेट है। ये देखिए यहाँ पर कार्बोनेट, ये रहा, ये कार्बोनेट है, और ये क्या है? सल्फाइड है। सल्फाइड जहां पर जुड़ा होगा भर्जन विधि काम में लेंगे, और जहां पर कार्बोनेट जुड़ा होगा वहां निस्तापन विधि काम में लेंगे। यहां पर देखिएगा फिर से ऑक्साइड में बदल गया जिंक ऑक्साइड, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो ये जो विधि होती है ये होती है निस्तापन। तो दोनों को हमने देख लिया उदाहरण सहित, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस चैप्टर का अभी तक 2 नंबर में आपसे पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो निस्तापन और भर्जन है। अगला प्रश्न है थर्मिट अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है उसको समझते हैं। अगर आपको विस्थापन अच्छे से आती है तो थर्मिट तो भैया उसी का ही एक रूप है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे थर्मिट अभिक्रिया कौन सी होती है। देखिएगा
कुछ विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्मा छिपी होती है। कुछ विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन यानी एक तत्व दूसरे तत्व को जिसमें विस्थापित कर देता है। तो ये जो कुछ विस्थापन अभिक्रिया होती है अत्यधिक उष्मा छिपी होती है, उसमें उष्मा का बहुत अधिक क्या होता है, उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि जो धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। पहले तो दोनों क्या होगी, गलित नहीं होगी, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो धातु पिघल गई। पिघलने का मतलब इतना बहुत अधिक वहां पर क्या हो गया, उष्मा का निर्माण हो गया, बहुत अधिक ताप बढ़ गया, जिससे क्या हो गया, गलित अवस्था में प्राप्त होगी। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। यानी कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है अत्यधिक उष्मा छिपी होती है, इसमें जो है इतनी उष्मा का उत्सर्जन होता है कि जो धातुएं होती है वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ये रहा उदाहरण। यहां देखिएगा, यहां क्या है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया गई। ये दोनों ही क्या है, धातुएं हैं, दोनों ही क्या है, यहां पर सॉलिड है, यानी क्या है, ठोस अवस्था में। जैसी अभिक्रिया कराई तो ये फेरस यानी लोहा पिघल गया है। लोहा पिघल गया मतलब बहुत अधिक उष्मा बनी है। ठीक है, ये सर सॉलिड के रूप में और साथ में उष्मा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होती है, यहां पर देखो ये विस्थापन अभिक्रिया ही है। एल्यूमिनियम ने क्या किया, Fe को विस्थापित कर दिया यहां पे, तो विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्मा छिपी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। आपसे पूछ ले इसका उपयोग क्या है, तो ये जो आयरन होता है, ये आयरन Fe2O3 यहां पर बात करें के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराने का उपयोग रेल की पटरियों एवं मशीनरी पुर्जे में दरारों को जोड़ने के लिए। अब वहां पर ऊपर अभी जैसे मान लो रेल की पटरी या फिर कोई बड़ी मशीन है लोहे की बनी हुई, उसके अंदर क्या होगी, दरार आ गई है, उसके अंदर है, वहां से क्रैक आ गया है। तो अब वहां पर क्या करेंगे हम, ये अभिक्रिया करेंगे तो आपको पता है लोहा पिघली अवस्था में प्राप्त होगा और वो इन दरारों में चला जाएगा और वापस उसको दरारों को क्या कर देगा, चिपका देगा, यानी फुलफिल कर देगा। तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है, यानी रेल की पटरियों और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, वापस जोड़ने में थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह है थर्मिट अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। एक तो अभिक्रिया और साथ में उदाहरण सहित समझाना हो तो आपको उदाहरण लिख के और उसको एक्सप्लेन करना है। आपसे यह भी पूछा जाता है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, तो हम ये उपयोग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के 4 तरीके, 2 3 4 कितने भी पूछ सकते हैं। लोहे को जंग से कैसे बचा सकते हैं, सबसे पहला है उसके ऊपर क्या कर दो, पेंट या पेन नहीं है, पेंट है, यहां पे पेंट या ग्रीस लगाकर हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लोहे व इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाकर। लोहे या इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाना कहलाता है यसद लेपन। क्या कहलाता है, यसद लेपन। अब आपसे पर्सन यहां पे पूछा जा सकता है यसद लेपन किसे कहते हैं, तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। लोहे पर जस्ता या जिंक एक ही बात होता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन। नॉर्मली हम जो घरों में उपयोग लेते हैं, लोहे की वस्तु लाते हैं, फिर उसके ऊपर जो प्राइमर करते हैं वो वास्तव में जस्ते की परत चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। अगला है क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण से। क्रोमियम लेपन मतलब क्रोमियम का ऊपर लेपन कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, जैसे साइकिलों की हैंडल वगैरह पे होता है वो कर देते हैं, या फिर एनोडीकरण कर देते हैं। एनोडीकरण का मतलब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना। ठीक है, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देना, ये भी कर सकते हैं। लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित करके, लोहे में कोई अन्य पदार्थ, दूसरा पदार्थ मिला दो, मिश्र धातु बन जाएगी, फिर उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो ये 4 तरीके हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए, ग्रीस या पेंट करके, दूसरा है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाकर यानी यसद लेपन, तीसरा है क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण, क्रोमियम का लेपन कर दो या फिर एनोडीकरण कर दो, दूसरे धातु की परत चढ़ा दो, और तीसरा है उसको अन्य धातु के साथ मिश्रित करके भी हम कर सकते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है निम्न को समझाइए। आपको 3 परिभाषाएं देख रखी है, पूछी जा सकती है, बहुत ही सिंपल सी, एकदम इजी सी परिभाषाएं हैं। पहला है गेंग किसे कहते हैं, एनोड पंख किसे कहते हैं, अयस्क। अयस्क तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको वही परिभाषा वापस लिखनी है। सबसे पहला है गेंग। देखिएगा, जब हम जमीन से जो कोई खनिज खोद कर निकालते हैं, खनिज यानी जो हमने जमीन से खोद कर निकाला है, तो खोद के निकालेंगे तो आपको पता है उसके अंदर रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर तो ये होंगे। ठीक है, जो अशुद्धियां मिली हुई है, रेत हो गया, कंकड़, पत्थर, ये तो क्या है, उसके अंदर अशुद्धियां ही तो मिली हुई है, उसी को हम गेंग कहते हैं। गेंग वो वाली नहीं है जो हम बात करते हैं 4-5 मतलब ताकतवर बॉडी बिल्डर बनके और एक गेंग बना ली किसी को ठोकने के लिए, मारने के लिए, तो वो वाली गेंग नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। गेंग का मतलब होता है खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां जो होती है उसी को हम गेंग कहते हैं। ठीक है, खनिज के अंदर जो रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर की अशुद्धियां होती है उसको हम गेंग कहते हैं। दूसरा है एनोड पंख किसे कहते हैं। एनोड पंख हम जब विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि काम में लेते हैं
विद्युत अपघटन कराकर धातु को शुद्धिकरण करने के काम में लेते हैं, तब क्या होता है कि जो कुछ उसके अंदर अविलेय अशुद्धियां, कुछ भी अशुद्धियां तो होती है उसके अंदर में, इंप्योरिटी जो होती है, गंदगी जो होती है वो सॉल्यूशन में घुल जाती है। कुछ क्या है उसके अंदर घुलती नहीं है, तो वो एनोड के नीचे जमा हो जाती है। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, तो एनोड के नीचे वो गंदगी जमा हो जाती है, उसी को हम एनोड पंख कहते हैं। देखिएगा विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघटन के समय अविलेय अशुद्धियां जो होती है वो एनोड की तली के नीचे, मतलब एनोड के नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है, जम जाती है, जिन्हें हम एनोड पंख कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनोड पंख। और तीसरा हमने देखा था अयस्क किसे कहते हैं, तो जिन खनिजों में से कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये हम बढ़ के हैं, जिन खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और जिन्हें निकालना लाभकारी हो, लाभदायक हो, तो इन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। उन खनिजों को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट पर्सन था। और 2 नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन एक और है हमारा, ये पर्सन आपकी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीछे प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है पीछे बार बार जो रिपीट होने वाले पर्सन, वो भी हम डिस्कस करते हैं, और वो भी करते हैं जो इस बार के लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है। ये पर्सन आपके सीधे ही नहीं बनाए जाते हैं, पीछे के प्रीवियस ईयर के पेपरों को एनालिसिस करके और फिर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगला पर्सन है, तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनीय विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण यानी तांबे को शुद्ध करने की आपकी विद्युत अपघटनीय परिष्करण। देखो विद्युत अपघटनीय परिष्करण कब लगाया जाता है, जब सारी धातुएं जो होती है, ठीक है, हम सारे प्रोसेस लगाने के बाद में भी वो 90-95% तक ही शुद्ध होती है, एकदम प्योर नहीं होती। फिर उसका लास्ट में हम जो लगाते हैं वो होती है विद्युत अपघटनी। इससे हम क्या होती है, सारी धातुएं लगभग शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले तो है विद्युत अपघटनीय परिष्करण लगाया कब जाता है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण तो ये किस किस धातु पर लगा सकते हैं, जिंक, कॉपर, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, यानी जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली जाती है, जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, उनके अंदर इसको जैसी धातुओं को परिष्करण विद्युत द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत कैथोड बनी जाती है। शुद्ध धातु की देखो ये हमने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ रखी है, ठीक है, बैटरी का आपको पता है कनेक्शन कैसा होता है, एक बड़ी एक छोटी होती है, छोटी वाली माइनस होती है, बड़ी वाली प्लस होती है। जो प्लस से भाग जुड़ा होता है वो एनोड कहलाता है, और जो माइनस से जुड़ा होता है, ये माइनस से जुड़ा हुआ है, ये प्लस से जुड़ा हुआ है, प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड। तो यहाँ पर देखिएगा जो अशुद्ध धातु की एनोड बनी हुई है, अशुद्ध धातु की हमने एनोड बना दी, ठीक है, और शुद्ध धातु की पतली परत कैथोड बना रखी है, शुद्ध धातु की कैथोड है, ठीक है। धातु के लवण विलयन को इस अपघटन में डाल दिया जाता है। अब जिस धातु को हमें शुद्ध करना है, यानी तांबे को शुद्ध करें, तो तांबे का हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, और उसको जैसे तांबे को अम्ल के साथ मिले हुए कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसको इसके अंदर डाल दिया। जैसे इसके अंदर डालते हैं तो विद्युत अपघटन, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, यहां पर ये स्विच लगा हुआ है, इसको जैसे ही दबाएंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, ऑन होते ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत अपघटन में जब धारा प्रवाहित की जाती है, जब स्विच को ऑन किया जाता है, एनोड पर स्थित अशुद्धियां ये इसके अंदर, ये तो हमारी अशुद्ध धातु की बनी हुई ना, इसमें बहुत सारा कचरा है, ठीक है, तो ये अशुद्धियां धीरे धीरे क्या होती है, इस विलयन में चली जाती है, और जितनी अशुद्धियां इस विलयन में जाएगी उतनी शुद्ध धातु इसके अंदर यानी कॉपर वो यहां से निकल के इसके ऊपर चिपकता जाएगा, जो हमारे कैथोड है उसके ऊपर चिपकता जाएगा। माइनस क्यों चिपकता जाता है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, Cu के ऊपर प्लस आवेश होता है, और ये क्या होता है माइनस, तो प्लस माइनस को एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसलिए कॉपर इसके ऊपर आकर निक्षेपित हो जाता है, मतलब इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। अशुद्धियां अपघटन में घुल जाती है, इतनी मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड में इस विलयन से, जो इस विलयन है ना कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया है, इससे उतनी मात्रा में धातु निकलकर इस कैथोड पर चिपक जाती है, ठीक है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है, ये जो कुछ अशुद्धियां तो इस विलयन में घुल जाती है, और कुछ नहीं घुलती, वो आपको बताया है एनोड के नीचे आके जमा हो जाती है, इसको हम एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख। हमने पर्सन देखा था ना पीछे, एनोड पंख किसे कहते हैं, तो ये है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियां एनोड की तली के नीचे निक्षेपित हो जाती है, मतलब जमा हो जाती है, जिसको हम एनोड पंख कहते हैं। ये हमारे है तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनीय विधि। आपसे पूछे ना विद्युत अपघटनीय परिष्करण किसे कहते हैं, तब भी आपको प्रोसेस यही है, बस तांबा ना देके सिर्फ आपको विद्युत अपघटनीय दे दे, तब भी आपको तांबे की समझानी है, और लिख दिया तांबे की, तब तो आपको समझानी है ही। तो ये है आपके तीसरे चैप्टर के अति महत्वपूर्ण पर्सन। आप इनका अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे इससे बाहर आपको पर्सन नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें से आपको पर्सन किसी तरह से तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, लैंग्वेज बदली जा सकती है, बाकी पर्सन आपके इंपॉर्टेंट इतने ही बनते हैं। जहां तक है इनमें से आपके पर्सन सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपका टारगेट 90-95 प्लस है, तो फिर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करना पड़ेगा।
तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके सारे डाउट जो क्लियर होंगे। निश्चित तौर पे आप इन प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हो तब भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। जो आपके अभी 40-45 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, वो आपके लिए अच्छी तरह से यूटिलाइज करके आप कम समय में बहुत अधिक नंबर कैसे ला सकते हो, ये सीरीज आपके लिए वही बूस्टर का काम करने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।